हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 31। प्रीवियस सेट्स को देखने के लिए आप 5000 MCQ नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसे चेक कर सकते हो। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए या फिर इस सीरीज के अंदर जो भी वीडियो जो हो चुके हैं, सेट्स हो चुके हैं, उसका PDF डाउनलोड करने के लिए या फिर इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल ID है। इस ID के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर QR कोड है, इसके मदद से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और PDF को डाउनलोड कर सकते हो। इसी टेलीग्राम चैनल पर सारे ही PDF अपलोड किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। तापमान किसका माप है? टेम्परेचर किसका माप है? तो ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर मारिएगा टिक। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की, कणों की औसत गतिज ऊर्जा की या फिर परमाणुओं की औसत गतिज ऊर्जा की, ये लिख करके ऐसे आएगा। यहाँ पर अणु है, हो सकता है कण आ जाए, हो सकता है परमाणु आ जाए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। कभी भी गलती से ये मत टिक मारना वस्तु की औसत गतिज ऊर्जा की। ऐसा नहीं होता कि हम किसी वस्तु को गर्म करें और वो चलना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता ना। लेकिन हाँ, वो जो वस्तु है, वो जो पदार्थ है, जिन कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिन अणुओं से मिलकर के बना हुआ है, जिन परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है, वस्तु नहीं चलने लगता है, लेकिन वस्तु जिन कणों से मिलकर बना हुआ है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनकी गति बढ़ जाती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, वस्तु की औसत गतिज ऊर्जा पर टिक नहीं मारना है। अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा या फिर परमाणुओं या फिर कणों की औसत गतिज ऊर्जा की माप है तापमान। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में देखो, पहले क्या है कि वस्तु के पास इतना टेम्परेचर है। अभी भी वस्तु के जो कण है वो गति में है। जरूरी नहीं है कि गति में हो सकता है कि वो गति में ना हो, केवल वाइब्रेट कर रहा हो। ठोस के जो कण होते हैं वो केवल वाइब्रेट करते हैं, केवल कंपन करते हैं, लेकिन द्रव और गैस के जो कण होते हैं वो गति करते हैं फ्रीली, आराम से। तो अभी क्या है कि वस्तु के जो कण हैं उनके पास कुछ गतिज ऊर्जा है, ये सारे जो है गति में है और तापमान ये है। अब इसको गर्म करना शुरू किया गया, गर्म करना इसको चालू किया, तो यहाँ देखो जो कण है वो अब तेजी से भागने लगे, यानी कि गतिज ऊर्जा इनकी बढ़ गई और टेम्परेचर देखो यहाँ पर बढ़ गया। ऐसा नहीं हुआ कि ये वस्तु जो है पूरा ये गति में आ गया हो गर्म करने पर, नहीं, इनके जो कण है इनकी गति बढ़ जाती है, इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति जो है लगभग प्रतिदिन मूत्र उत्सर्जित करता है 1 से 1.5 लीटर। कुछ बातें हैं ह्यूमन यूरिन के बारे में, मानव मूत्र के बारे में, वो याद रखिए। एक स्वस्थ व्यक्ति जो है प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। ये जो 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है, इसी के साथ 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन होता है। इस यूरिया का निर्माण लीवर में होता है अमोनिया से। यूरिया का निर्माण बॉडी के अंदर लीवर में अमोनिया से होता है। और जब मूत्र का उत्सर्जन हो जाता है तब यही यूरिया वापस से कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और इसी अमोनिया के कारण जो है मूत्र के पास बहुत ही खराब तीव्र गंध होती है। जो मानव मूत्र है थोड़ा सा अम्लीय होता है, pH इसका लगभग 6 होता है, और हल्के पीले रंग का जो मूत्र होता है इसका जो कारण है वो है यूरोक्रोम पिगमेंट, वर्णक। यूरोक्रोम आ जाएगा लिख करके, या फिर यूरोबिलिन, ये दोनों आप ध्यान में रखो। निम्नलिखित तत्वों समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? यानी पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई पहली बार, उसके लिए इनमें से कौन से तत्व है जो मूलतः उत्तरदायी था? जब ब्रह्मांड में इस पृथ्वी का निर्माण हुआ तब पृथ्वी के वातावरण में मुख्य रूप से ये सारे जो यौगिक हैं उपस्थित हैं। वाटर वेपर है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सारे मुख्य रूप से उपस्थित हैं। इन्हीं सब से क्या हुआ, धीरे धीरे रासायनिक विकास हुआ, केमिकल इवोल्यूशन हुआ, लिपिड बना, वसा बना, प्रोटीन बना, कार्बोहाइड्रेट बना, न्यूक्लिक अम्ल बना, ये सारे पदार्थ बने। और फिर इन सब से क्या हुआ कि जीवन की उत्पत्ति हो गई, लाइफ क्रिएट हो गया, पहला जीवन जो है धरती पे आया। तो यहाँ पर देखो सोडियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, तो इसके कारण ये सारे जो है हमारे विकल्प छट जाते हैं। जो हमारा सही उत्तर होगा वो बी होगा। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। अमोनिया में नाइट्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन है, मीथेन में कार्बन मिल जाएगा, इस प्रकार से। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता का SI मात्रक है स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का SI मात्रक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो इसकी परिभाषा है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो आपके पास जल है, मैंने यहाँ पर जल लिया है, किसी भी पदार्थ के ऊपर ये लागू होता है, और ये जल का जो द्रव्यमान है 1 ग्राम है, इसका तापमान कुछ भी है मान लो, ठीक है, इसका तापमान कुछ भी है, मन में जो सोचना है सोच लो। इसी 1 ग्राम जल का जो तापमान है
उसे हमें बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो चेंज है वो 1 डिग्री सेल्सियस का है। डिग्री सेल्सियस और केल्विन ये बराबर होते हैं। जब हम चेंज की बात करते हैं तो आप 1 केल्विन भी लिख सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर मान ही लिया कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था और इसका टेम्परेचर बढ़ा करके हमने 11 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 1 ग्राम जल का जो तापमान है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा बोलेंगे या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलेंगे। ये जो विशिष्ट ऊष्मा है या फिर विशिष्ट ऊष्मा धारिता है इसे हम लोग स्मॉल s से दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, या फिर स्मॉल c से आप डिनोट कर सकते हो। ये बराबर हो जाता है Q डिवाइडेड बाई m डेल्टा T। ये फॉर्मूला है। इसी में अगर आप m बराबर जो है 1 ग्राम डाल दो, डेल्टा T बराबर 1 डिग्री सेल्सियस डाल दो, तो क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा चाहिए उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलते हैं। याद रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता केवल इकाई द्रव्यमान के लिए डिफाइन होता है, केवल इकाई द्रव्यमान के लिए, जैसे कि 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, ऐसे। जैसे जल की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी विशिष्ट ऊष्मा जो है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस है। ये है विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता की परिभाषा। अब आपसे चाहे 50 ग्राम का पूछ दे या फिर 5 किलोग्राम जल का पूछ दे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ही विशिष्ट ऊष्मा होने वाली है जल की। याद रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता ये जो है मास पर निर्भर नहीं करती है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। मैंने आपसे कहा इकाई द्रव्यमान के लिए डिफाइन है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अमाउंट कितना लिया है पदार्थ का, हमें बस ये देखना होता है कि उसके 1 ग्राम का टेम्परेचर या फिर 1 किलोग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ती है। पूरे द्रव्यमान का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से नहीं बढ़ाना है, केवल 1 ग्राम का या 1 किलोग्राम का, मीन्स इकाई द्रव्यमान का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। इसीलिए द्रव्यमान पर निर्भर जो है ये विशिष्ट ऊष्मा नहीं करती है। तो यहां देखो मैंने लिख दिया हुआ है परिभाषा, इकाई द्रव्यमान पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और तापमान पर निर्भर करती है। अब पानी है तो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम कोई दूसरा पदार्थ ले लें, कॉपर ले लें, लोहा ले लें, तो ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये बदल जाएगी। और तापमान पर भी ये निर्भर करती है, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। मैंने आपसे कहा केवल हम इकाई द्रव्यमान के लिए इसको डिफाइन करते हैं, पूरे द्रव्यमान के लिए डिफाइन नहीं करते हैं। सूत्र हमारा ये हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, जहां जो S है यह है विशिष्ट ऊष्मा। और SI मात्रक पूछा है ना, SI मात्रक, तो यहां पर जूल डाल दो, मास का kg होता है और डेल्टा T टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है जिसे कहते हैं यूरोक्रोम। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में जो गैस भरी होती है वो वही होती है जो LPG में होती है, ब्यूटेन। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता निर्भर करती है। ध्यान से कान खोल करके सुन लो, अच्छे से याद रखो, वरना फंस जाओगे सवाल में, कभी पूछ दिया तो। विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट केवल इतना बोलो या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलो, ये स्पेसिफिक बोलना जरूरी है। तो ये निर्भर करती है पदार्थ की प्रकृति और पदार्थ के तापमान पर। डी हमारा आंसर हो जाएगा। पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो विशिष्ट ऊष्मा है वो केवल इकाई द्रव्यमान के लिए परिभाषित होती है। अब सुनो ध्यान से, यहां से आप स्पेसिफिक हटा दो, काट दो, केवल और केवल लिखो यहां पर हीट कैपेसिटी। अब कहानी कुछ और ही हो जाएगा, अब हो जाएगा खेला। ये बराबर होता है मास इनटू हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट।
यानी कि m इंटू में s, और ये जो हीट कैपेसिटी है इसे हम कैपिटल S से दिखाते हैं। तो द्रव्यमान पर अगर निर्भर करती है ना तो वो है ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता, ना कि विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्योंकि ये जो ऊष्माधारिता है ये पूरे द्रव्यमान की बात करती है, पूरे द्रव्यमान की बात करती है कि पूरे द्रव्यमान, पूरे पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए या फिर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा केवल इकाई द्रव्यमान के बारे में बात करती है, 1 ग्राम या 1 किलोग्राम के बारे में बात करती है। ये जो विशिष्ट ऊष्मा है ये टेम्परेचर पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो इस प्रकार से ये जो ऊष्माधारिता है ये भी क्या है कि टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर, इस पर तो डिपेंड करेगी ही, लेकिन साथ में मास पर भी ये डिपेंड करेगी। तो ये अंतर आपको ध्यान में रखना है, विशिष्ट ऊष्माधारिता और ऊष्माधारिता में क्या अंतर है। इसका यूनिट आप बता सकते हो क्या हो जाएगा। देखो मास का तो किलोग्राम होता है, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। और स्पेसिफिक हीट का हम लोगों ने जस्ट देखा, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, केजी से केजी खत्म हो गया, तो जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। ये एसआई मात्रक है ऊष्माधारिता का, लेकिन विशिष्ट ऊष्माधारिता का ये जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो 2 फार्मूला आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। एक तो ये विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर Q यानी कि ऊष्मा m डेल्टा T, और दूसरा हो गया हमारे पास कैपिटल S इज इक्वल टू मास द्रव्यमान इंटू में स्मॉल s। ये दोनों फॉर्मूले जो है आपको ध्यान में रखने हैं। जो डेल्टा T है इसका मान आप डिग्री सेल्सियस में डाल दो या फिर केल्विन में डाल दो। रक्त प्लाज्मा में जल का प्रतिशत लगभग होता है। जो रक्त है, जो हमारे बॉडी के अंदर रक्त है, इसमें प्लाज्मा है 55% और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये 45%, यानी कि जो WBC है, प्लेटलेट्स हैं और RBC है, इन्हीं को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, संगठित तत्व बोलते हैं। ये 45% है, इसमें भी जो है 40 to 44% तो RBC ही होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ये जो प्लाज्मा है इसमें 90 से 92% जल होता है। तो यहाँ पर 90% हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के जो 8 से 10% है उन्हीं में ये सारे पदार्थ आ जाएंगे आपके। ये एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन और ग्लोब्यूलिन्स, ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में गैस होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, अमीनो अम्ल, ये सारे होते हैं। जो आपके WBC होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल है, बेसोफिल है, एसिनोफिल है, लिम्फोसाइट्स है, एग्रेन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट। सबसे बड़ा जो WBC है वो मोनोसाइट है। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र चावल का खेत लिख करके आ जाएगा या फिर धान का खेत लिख करके आ जाएगा। चावल या धान का खेत मीथेन उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है और चावल के खेत से इसका उत्सर्जन बड़े पैमाने पर बाढ़ वाली मिट्टी के कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन मुक्त अपघटन के कारण होता है। अवायवीय अपघटन यानी कि ऑक्सीजन नहीं चाहिए यहाँ पर, करवाएगा कौन? तो जो अवायवीय जीवाणु होते हैं वो। जल की विशिष्ट ऊष्मा है। जल की विशिष्ट ऊष्मा हम लोगों ने जस्ट देखा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो यहाँ पर जूल में लिख सकते हो। किलोग्राम को ये ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जहाँ जहाँ पर डिग्री सेल्सियस है आप वहाँ पर केल्विन भी लिख सकते हो। क्योंकि अपने अभी देखा कि S इज इक्वल टू Q M डेल्टा T है, यहाँ पर ये डेल्टा T है, तो डेल्टा T के लिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में बराबर होते हैं। और बर्फ की विशिष्ट ऊष्माधारिता जो है वो ये है। तो ये दोनों जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके न्यूमेरिकल के लिए। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? मानव किडनी में जो पथरी बनती है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो यानी कि डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हो, ये वो कहलाता है। तो एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच केवल
सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन हमारा आंसर। 0.02 किलोग्राम जल का ताप 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा को अवशोषित करेगा? जल है 0.02 किलोग्राम और यह है 20 डिग्री सेल्सियस पर। इसका टेम्परेचर क्या है? बढ़ाना है। द्रव्यमान तो भाई साहब वही रहेगा ना। इसका टेम्परेचर बढ़ाना है और बढ़ा करके 30 डिग्री सेल्सियस कर देना है। अब टेम्परेचर बढ़ाना है तो इसके लिए हीट करना होगा, हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। यही पूछा गया कि कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी। आपको दिया गया है जल की विशिष्ट ऊष्मा। फॉर्मूला क्या होगा? S = Q m डेल्टा T। हमें Q चाहिए, हमें S दिया हुआ है, हमें डेल्टा T जो है मिल जाएगा यहाँ से। डेल्टा T यानी कि टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, तो 20 से 30 गए 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिफरेंस है यहाँ पर, तो डेल्टा T भी मिल गया और M भी दिया हुआ है और हमें Q चाहिए। Q = हो जाएगा हमारा MS डेल्टा T। तो ज़्यादातर जो सवाल है इसी वाले फॉर्मूले पर मिलेगा आपको। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है यूनिट का। यूनिट में आपको बहुत ही फंसाया जाता है हीट वाले सवाल में। आप कौन सा यूनिट डालेंगे सवाल को बनाने के लिए? तो दो चीज़ें आपको देखनी है कि विकल्प जो है किस प्रकार से दिया हुआ है और ये जो विशिष्ट ऊष्मा जो आपको दी गई है वो कौन से यूनिट में है। जिस यूनिट में आपको विशिष्ट ऊष्मा दी गई होगी उसी यूनिट में सारे वैल्यू आपको पुट करने हैं। उसी यूनिट में जिस यूनिट में विशिष्ट ऊष्मा दी गई है उसी यूनिट में सारे वैल्यू आपको पुट करने हैं। विशिष्ट ऊष्मा में देखो ग्राम दिया गया है, लेकिन सवाल में आपको किलोग्राम दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद S का मान डाल दो, यहाँ पर 4.2 है। उसके बाद केल्विन में टेम्परेचर है तो 10 डिग्री सेल्सियस बराबर 10 केल्विन डेल्टा T के केस में। अब इसको कर देना है सॉल्व। ये आपका कितना हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका 42। तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 840 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसी पर ज़्यादातर सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं। जब भी देखना भाई तापमान में परिवर्तन हो रहा है, आपको विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, यानी कि इसी फॉर्मूले पर सवाल आपसे पूछा गया है और यूनिट आप वो डालेंगे जो विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट दी गई होगी। यहीं से आपको यूनिट चेक करना होगा कौन सी यूनिट में हमें वैल्यू पुट करना है और बाद में विकल्प में देखना कि कौन सी यूनिट में है, उसमें आप कन्वर्ट कर लेना। मानव शरीर के किस अंग में विषैला अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो हमारे बॉडी के अंदर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है लीवर सेल्स में। लीवर सेल्स में। अब लीवर सेल्स में भी दो जगहों पर, कुछ काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ काम तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और कुछ काम साइटोप्लाज्म में होता है। ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिया साइकिल, यूरिया चक्र। इसी का एक और नाम है ऑर्निथिन, ऑर्निथिन साइकिल। हमारा आंसर लीवर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? फल पकाने में सहायता करता है एथेफोन। इसी एथेफोन से जो है इथाइलिन गैस बनती है। इथाइलिन गैस जानते हो ना, ये पादप हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन गैस या फिर इसी को एथीन बोल सकते हो आप। फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। एथीन तो आप जानते हो ना, एल्कीन का दूसरा मेंबर एथीन, इसी को इथाइलिन बोलते हैं। इस एथेफोन से जो है ये इथाइलिन गैस प्राप्त की जाती है और इसी से क्या है कि फल पकाया जाता है। तो एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश की चाल बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, बट्टे में माध्यम का जो अपवर्तनांक है,
तो निर्वात में प्रकाश की चाल तो ये होती है, बट्टे में माध्यम का जो अपवर्तनांक है, तो 4 बट्टे में 3 करेंगे, 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे रह जाएगा। ये जल का अपवर्तनांक आपने याद किया होगा 1.33, उसी को यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे बॉडी के अंदर खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। देखो, किडनी का काम होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, पहले अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हुआ लीवर में, फिर उस यूरिया को बाहर निकाला जाएगा मूत्र के द्वारा, वही होता है ब्लड का प्यूरिफिकेशन। किडनी में जो है यूरिया छन जाता है ब्लड से, लेकिन जब किडनी जो है खराब हो जाती है, किडनी जब फेल हो जाती है, किडनी जो है ब्लड का सफाया नहीं कर पाती है, वैसे केस में मरीज को डायलिसिस करवाना पड़ता है। डायलिसिस जो है 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं हीमोडायलिसिस, दूसरे को बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जनरली जो है डायलिसिस सेंटर या फिर हॉस्पिटल के अंदर ही होता है, डॉक्टर की निगरानी में। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है ट्रेनिंग लेने के बाद व्यक्ति जो है खुद से भी घर पर कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है? प्राकृतिक रूप से जो फल पकता है पेड़ों पर, वो इथाइलिन के कारण है ना, इथाइलिन के कारण, इस वाले रसायन के कारण। एकमात्र गैसियस पादप हार्मोन इथाइलिन है। प्राकृतिक रूप से जो फल है वो इसी के कारण पकता है। लेकिन आपने क्या किया, कच्चा आम तोड़ करके ले आया और चाहते हो कि अब हम पका लें। प्राकृतिक रूप से 1 महीने बाद पकता, लेकिन आपने पहले ही तोड़ लिया ताकि जल्दी से पका करके मार्केट में बेच दो, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड, ये कैल्शियम कार्बाइड है, इसको कागज़ में लपेट करके या किसी चीज़ में लपेट करके रख दिया जाता है आमों के बीच में, फलों के बीच में। धीरे धीरे वो वातावरण के नमी के साथ अभिक्रिया करता है और वहाँ पर देखो ये जो गैस है एसिटाइलिन, यह है एसिटाइलिन, ये गैस उत्सर्जित होती है और ये कृत्रिम रूप से जो है फलों को पका देता है। 200 वोल्ट पर एक विद्युत आयरन 0.5 एम्पियर विद्युत धारा खींचता है। 1 घंटे में कितना आवेश प्रवाह होगा? हमारे पास क्या है कि करंट है 0.5 एम्पियर और हमारे पास टाइम है 1 घंटा। क्या चाहिए? आवेश चाहिए। तो Q = I इंटू में T होता है। I हमारे पास 0.5 है, समय हमें घंटा में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। भाई कॉलम में चाहिए, एसआई मात्रक में चाहिए, तो एसआई मात्रक में सारे वैल्यू को पुट करेंगे। सॉल्व करने पर 1800 कूलम आएगा। सी हमारा आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच होता है, मानव रक्त का पीएच जो है 7.4 होता है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? ये एग्जाम में बहुत सवाल पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, 2 गैसों का मिश्रण यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आपने देखा ना एसिटाइलिन, ये वही एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन जो है ये दहनशील गैस है, तो एक में ऑक्सीजन है और दूसरे में क्या है कि एसिटाइलिन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये दहनशील गैस है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो जलाने के लिए होता है, क्योंकि जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना। तो ये जो एसिटाइलिन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जले, बिना प्रदूषण उत्पन्न किए, बिना पॉल्यूशन क्रिएट किए, ये अच्छे से जले। इसलिए यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छे से जले, अच्छे से इसका दहन हो, और इसी के लिए यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑक्सी एसिटाइलिन मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो फ्यूल है हमारा वो एसिटाइलिन है। ऑक्सीजन जो है हेल्प करती है यहाँ पर अच्छे से जलाने में। ऊष्मा के यांत्रिक समतुल्य की माप सबसे पहले किसने की थी? यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को सबसे पहले किसने मापा था? देखिए, एक टाइम था जब वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो कार्य है और जो ऊष्मा है ये दोनों बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हैं, इन दोनों में कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। डेफिनेटली ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों काफ़ी ज़्यादा संबंधित हैं, यानी इनका रिश्ता नाता काफ़ी गहरा है। लेकिन पहले क्या मानते थे वैज्ञानिक? ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल डिफरेंट है। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जेम्स जूल, और इन्होंने
कहा कि ये दोनों जो है काफ़ी निकट संबंधी है। निकट संबंधी इसलिए है कि हम वर्क को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट में और हीट को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में। आप बोलते हो ना कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कैलोरी ऊष्मा से 4.2 जूल वर्क जो है किया जा सकता है और 4.2 जूल वर्क करके हम 1 कैलोरी ऊष्मा का उत्सर्जन कर सकते हैं। और उन्होंने रिलेशन दिया ये J इज इक्वल टू होता है W/Q और J का जो मान है, J कांस्टेंट है, इसका जो वैल्यू है ये है 4.18। इसी को हम लोग लिखते हैं 4.2 जूल पर कैलोरी। ये जो J है ये है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, ऊष्मा का जो यांत्रिक समतुल्य है, ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ध्यान में रखिएगा, केवल कन्वर्जन फैक्टर है। केवल और केवल कन्वर्जन फैक्टर है, यानी हम कार्य को ऊष्मा में बदलेंगे, ऊष्मा को हम लोग कार्य में बदलेंगे। बस इसके लिए ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है, कोई भौतिक राशि नहीं है। और यहीं से हमारा ये रिलेशन है 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। यहाँ W कार्य है और Q ऊष्मा है। पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला उत्तक है। प्लांट की अगर हम बात करें, पादपों की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जो उत्तक पाया जाता है वो है मृदु उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा। अगर हम बात करें अपने ह्यूमन बॉडी में, तो सबसे ज़्यादा जो उत्तक पाया जाता है वो है संयोजी उत्तक, कनेक्टिव टिश्यू। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इन चारों ही ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, है ना, यानी सिग्मा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, यही आपको बताना है। तो एक सिंगल बॉन्ड में आपको एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा और एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा मिलेगा और एक पाई मिलेगा। अब आप काउंट कर लो, एक सिग्मा यहाँ पर, जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है पहले तो वहाँ सिग्मा लगा दो, सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा। जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ एक पाई और एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक पाई और एक सिग्मा, यहाँ पर भी एक पाई और एक सिग्मा। अब आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 सिग्मा और 3 पाई है, 1 2 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई बंद होते हैं। सी हमारा आंसर। विद्युत शक्ति के मात्रक को डैश में भी व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत शक्ति के मात्रक को डैश में भी व्यक्त किया जा सकता है। तो पावर इज इक्वल टू आपने पढ़ा है V इंटू में I। एक तो पावर ये होता है वर्क अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहाँ से वर्क का SI मात्रक जूल हो जाएगा और बट्टे में टाइम का सेकंड हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जूल सेकंड में माप सकते हैं। एक तो हम लोग वाट बोलते हैं ना, इसी को हम लोग वाट बोलते हैं और इसी को हम लोग जूल पर सेकंड बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ते हो? पावर इज इक्वल टू VI। V यानी कि विभवांतर यानी कि वोल्ट और I यानी कि करंट यानी कि एम्पियर। तो इसे हम वोल्ट एम्पियर में भी व्यक्त कर सकते हैं, यानी इसको हम वाट में तो बोलते ही हैं, तो या तो वाट बोल दो या फिर वोल्ट एम्पियर बोल दो। वोल्ट एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है सेट नंबर 31। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेट में। थैंक यू सो मच।